जी आज के वेबिनार में। तो जी, इस संस्कृति विषय आप पे तो अपना मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। अभी जितने भी सभी सदस्य जुड़े हैं सभी को सादर नमस्ते। अभी तो कुछ दिनों से मैं मीटिंग में जुड़ रहा हूँ और आप सभी का विचार सुनने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और खुशी होती है कि चलिए कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी बातें रख सकूं। अभी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, मुझे पहले मौका दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बिहार से हैं, बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए मैं मुंबई में रहता हूं। और कानपुर में मैं अपनी संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। कानपुर में हमारे ससुर जी जेके मिल में काम करते थे। रिटायर होने के बाद यहीं लाल बंगला के पास तार बगिया में जमीन खरीद के अपना घर बना के यहीं बस गए। छठ पूजा के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। और नाभिक साहब का जो विषय देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि शायद मुझे पहली बार बोलने का मौका मिले तो मैं अपनी बात रख सकूं। तो बहुत ही मतलब जैसा चाहा था वैसे ही मौका दिए राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में लोहार समाज के लिए बहुत बुरी स्थिति हो गई है। जो अभी नीतीश कुमार सरकार जो की थी जनगणना, उसमें हम लोगों को मूल निवासी से हटा दिया गया है। कामार कर्मकार क्या क्या उसमें उपजाति बना के कर दिया गया है। अभी हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो हमारे लोहार जाति का प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है। अभी बहुत ही इसमें घटिया है अभी सरकार की तरफ से जो किया गया था। हालांकि हम लोग सपोर्ट करते हैं कि जो भी ओबीसी समाज से आए उनको हम फॉलो करें और उनको ही आगे बढ़ाएं, लेकिन उनसे ही यदि धोखा मिलने लगे तो हम लोग कहाँ जाएं। तो अपनी विचार रखने के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि 2025 की जो जनगणना है उसमें उनको क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से है। अभी हमारे बीच से भी विद्वान हैं, अभी राजाराम नाभिक साहब से है कि उसकी पूरी प्रक्रिया अगली मीटिंग में कभी बताएं तो हम लोग अपने सुधार करा सकें। आंदोलन भी कर चुके हैं दिल्ली में, पिछले हफ्ते आंदोलन हुआ है कि हमें मूल निवासी में जो है मूल निवासी करो, हम किसी को उपजाति नहीं है। अभी यही था मुझे बताने के लिए। अभी जो प्रक्रिया चल रही है व्यापक है। इस विषय पे बीच बीच में अन्य सब जो विषय के साथ में ये विषय को बीच बीच में रखना चाहिए, रख के सब जितने हमारे समाज बंधु ओबीसी बहुसंख्यक परिवार है इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। क्या कि 2025 वाले यदि जनगणना में हम लोग चूक गए तो फिर सुधार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी आप सभी की विचार सुनने के बाद आगे का निष्कर्ष निकलेगा। तो शुरुआत तो कर दिया हूँ अपनी बात रख के। अभी आप सब आगे बढ़े, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। जी राजेंद्र जी, मैं अपने विचार रख चुका हूँ, आगे सदस्य को निमंत्रित करें आप। धन्यवाद आपको, जो आप बहुत संक्षिप्त अपना विचार रखें। अभी एडवोकेट जी जुड़े हुए हैं, नाम तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं एडवोकेट जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस विषय पर आप अपना विचार रखें। और विश्वा नाम से एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनको मैं आज के वेबिनार में स्वागत करता हूँ तथा सम्मान जनाता हूँ। धन्यवाद। एडवोकेट जी, कृपया आप अपना विचार रखें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सभी साथियों का आज की मीटिंग में स्वागत है। आज का विषय है वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जनगणना के समय सामाजिक एकता को साबित करने का अवसर। यह विषय एकदम जड़ को छूती है कि हम अपनी एकता को कितने हद तक प्रदर्शित कर सकते हैं, और सही भी है और उचित और आवश्यक भी है। हम भी सोच रहे थे कि क्यों न यही विषय बीच में रखा जाए, और संयोग से देखें तो सर ने यही विषय रखा। क्योंकि ग्रुपों में थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कुछ लोगों ने जो है डाला। जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि मल्लाह, निषाद और केवट जो हैं वह मझवार जात की जो है जात में मझवार लिखें और उपजात में अनुसूचित लिखें। कुछ और कैटेगरी के लिए कुछ और कहे, और उसमें राजनीतिक पार्टी वालों ने भी कुछ न कुछ अपना अपना डाला कि ये डालिए, ये लिखिए, वो लिखिए। लेकिन हमारा जहाँ तक
सोच है। अब हमारा जहाँ तक कहना है, हमारी जहाँ तक चाह है सभी लोगों के लिए, कि मैंने ग्रुप में डाला भी, मैंने लिखा, स्पष्ट लिखा कि भाई थोड़ा सा लंबा है जो हमने लेख उसमें दिया, और वो थोड़ा सा लंबा रहा कि जो भी हमारे समुदाय के हैं, जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी जितने भी हैं, उन सभी लोगों को एकमात्र केवल और केवल, हालांकि करना पड़ेगा, उनको त्याग करना पड़ेगा कि कहीं कुछ लिखा हुआ है और कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को हमको कोई कोई ओबीसी में कहीं लिखे हैं, कहीं एससी में लिखे हैं, कहीं एसटी में लिखे हैं, कहीं सामान्य में लिखे हैं, तो उन सारे को त्याग करना होगा। और उन सारे जितने भी जगह जगह के पॉइंट रखे गए हैं कि हमको कहीं वो, चूंकि इनकी तो यही रणनीति है कि हमको वही, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे ये संतोष शर्मा जी ने कहा कि हमें लोहार की जगह लोहार के भी कई कैटेगरी कर दिए। वो इसलिए उन्होंने कैटेगरी कर दिया कि वो और भी खंडों में टूट जाए। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक एकता दिखाने का, जनगणना के समय सामाजिक एकता दिखाने का अवसर एकदम स्पष्ट है कि हाँ, ऐसे अवसर पर आप हमारी अपनी यूनिटी, हमारी अपनी इकाई, जो एक अपनी इकाई को मानिए कि हाँ एक संगठन ये हमारा ये है, और हम उनके द्वारा कहे गए एकमात्र जो है कि नियम या सिद्धांत जो रखे जाए उसको ज्यों कहते हैं एक्सेप्ट कर लें। जैसे अब लोहार के लिए हमने भी देखा, उसमें 7 कैटेगरी कर दिए हैं, लोहार, बढ़ई और लोहार दगा, ऐसे ही 4-5 और हैं। तो अब लोहार, बढ़ई, लोगर दगा या जो है कि अन्य जितने भी जो है कि कह रहे हैं, तो बाकी एक भी ना होने पाए, सबका मिलाकर के केवल एक। अब रह गई बात कि उसमें हो सकता है कि कहीं किसी राज्य में या किसी जगह पे उसको किसी और जो है कि श्रेणी में रख दिया गया हो सकता है कहीं उनको ओबीसी में रखा गया हो, कहीं उनको एसटी में रखा गया हो, कहीं एससी में रखा गया हो। तो अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा तो यहाँ से ये भी चला जाएगा। ये उनको जो है कि थोड़ा सा असमंजस होगी, लोग उनको भरमाएंगे। लेकिन यहाँ इस समय भ्रमकने की, किसी को भ्रम में डल जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि भ्रम में पड़े। सीधी सी बात, अगर सामान्य है तो भी वह, चूंकि अब हम अपने समुदाय के लिए कहेंगे, हालांकि मैं जय कि विश्वकर्मा समाज को भी अपना ही मानता हूँ और प्रजापति को भी अपना ही मानता हूँ। अब उसको मैं थोड़ा सा सिद्ध करने का प्रयास करूँगा कि जैसे प्रजापति जो है, नल दमयंती की कहानी अगर देखा जाए तो नल, राजा नल को सभी लोग निषाद समाज से मानते हैं, जलवंशी मानते हैं, और उनकी पत्नी जो दमयंती है, उनकी जब कहानी आप देखेंगे तो वह बर्तन बनाने का कार्य करती थी, मिट्टी के बर्तन बेचने का कार्य करती थी। उस दौरान राजा नल ने उनको देखा था। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर उनकी पीढ़ी ही आगे चलकर अगर आई है, बर्तन बनाने का कार्य किया, तो वो उनसे है। और दूसरी चीज कि हमारे समुदाय के सिवाय नाव कोई और नहीं बना पाता है, यह सबसे बड़ी विडंबना है। और चूंकि एक कहावत भी है कि सर सैया के दोहरे जियो नाविक के तीर, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो चूंकि तीर या जो भी तलवार या जो भी यंत्र बनाए जाते थे वो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए, और अगर यंत्र बनाने का कार्य जो कर रहा है तो वो हमारे समाज का है। तो अब रह गई बात कि अभी भी खंडन है, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। निश्चित है हम आज नहीं कल उनको भी अपने में शामिल करने का हम पूरा का पूरा व्यवस्था देंगे, और हम बताएंगे, सिद्ध करेंगे। तमाम किताबें हमारे पास हैं, हमने पढ़ा है और उसको हम देखे हैं, हम तर्क पे भी मिलाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब फिलहाल अभी हम जो अन्य हैं, जैसे लोहा
इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उन तक मैं पहुँच नहीं सका हूँ। हमारा निषाद समाज उनके हर संगठन, हर गांव तक, हर क्षेत्र तक नहीं पहुँच सका है, तो उनको हम नहीं कहेंगे। अगर हमारी यूनिटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाती तो हम हर एक हालत में कहते कि भाई सभी जितने हैं सभी लोग एक नाम लिख दीजिए, केवल एक। अब हमारे जितने जल जंगल पहाड़ एवं आदिवासी हैं, नदी घाटी के वासी हैं और प्रकृति पूजक हैं, तो इनसे तो हमारा यही आग्रह होगा कि आप केवल और केवल एक अनुसूचित जनजाति लिखिए। सभी लोग, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर कहीं सामान्य है या ओबीसी है, अब वो अनुसूचित जनजाति लिखते हैं, सरकार अनुसूचित जनजाति का जो है कि वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी एकता प्रदर्शित करनी है, हमें अपनी संख्या प्रदर्शित करनी है। हमें यह भूल करके कि न दे सर्टिफिकेट, हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सीधा सवाल करता हूं कि अगर सभी लोग एक साथ हो जाए, जल जंगल पहाड़ एवं आदिवासी और नदी घाटी वासी सभी लोग अगर एक हो जाते हैं तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो शासन होगा, जो सरकार होगी, वो मजबूरन जो मांगेंगे वो देगी। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है। इस अवसर का उपयोग करें और सभी लोग, सभी जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी जितने आदिवासी हैं, सभी आदिवासियों से, सभी लोगों से जो है कि अब जैसे जल जंगल पहाड़ के जैसे मल्लाह हैं, मल्लाह ओबीसी में है, कहीं अभी दिल्ली में एससी में है और आपके बिहार में आकर के एसटी में है। तीन स्टेट की बात जो है कि यहाँ हम दिखा रहे हैं कि 3 स्टेट में एक जगह एससी है, एक जगह ओबीसी है और एक जगह एसटी है। तो एससी वाले ये ना सोचें कि हम एसटी लिख दिए तो हमारा जो है गड़बड़ हो जाएगा, हमारा सर्टिफिकेट वो नहीं देंगे। वो तो मनमाना दे रहे हैं, उनके लिए हमें आपको क्या कहना है। वो तो मनमाना कोई भी दे रहे हैं, जिसका मर्जी उसका देंगे, जिसका मर्जी उसका नहीं देंगे, वो तो मनमाना चल रहे हैं। लेकिन इसका अवसर यह है कि आप तो अपने आप को सिद्ध कीजिए कि मैं कौन हूं। ये आपको सिद्ध करने का अवसर है कि मैं कौन हूं। आप स्वयं को ढूंढिए, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, जितने भी जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी है, वो स्वयं को ढूंढे कि मैं कौन हूं, अपने जड़ को ढूंढे और जड़ को ढूंढ करके एकमात्र एक नाम लिखें। और जब एक नाम लिखेंगे, और सीधी सी बात, ये आदि माने वो जंगल नहीं, आदिवासी माने जंगलवासी नहीं, आदिवासी माने होता है प्रथमवासी। और जितने लोग हैं वो प्रथमवासी हैं। अब रह गई बात कि जो प्रथमवासी हैं, आप उसको या कोई भी हो, सामान्य व्यक्ति को भी अगर मारकर आप जंगल में भेज देंगे तो वो तो जंगल की तरह रहेगा ही, जंगली व्यवस्था की तरह रहेगा। तो उसको आप जो है कि कहेंगे आदिवासी। अभी एक सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य कास्ट का हो, उसको मार के जो है कि जंगल में भेज दीजिए, उसको जो है कि प्रताड़ित करिए, वो चला जाए जंगल में, वो भी आदिवासी कहा जाएगा। इसका मतलब वो आदिवासी हो जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है, वो आदिवासी नहीं होगा, वो सामान्य ही रहेगा। और हम आदिवासी हैं तो आदिवासी रहेंगे, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़ा हम जो है कि आईएएस पीसीएस या जो है कि बहुत बड़े हो जाएं, लेकिन हम आदिवासी, हमारी खून है तो आदिवासी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे और सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपनी एकता, अपनी सामाजिक एकता, सामाजिक मजबूती प्रदर्शित करने के लिए एकदम हर एक हालत में आप अनुसूचित जनजाति लिखिए और कोशिश कीजिए कि निषाद लिखिए। इसलिए कि अगर आप निषाद लिखते हैं तो निषाद वो इतना स्पष्ट शब्द है, निषाद माने कई बार बताए भी हैं और आपके पर्सनल लॉ में रखा भी गया है कि निषाद माने अंधकार का दमन करने वाला और निर्विकार, दोनों चीज, जिसके अंदर कोई विकार नहीं होती है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई विकार नहीं होती है, विकार माने कि जैसे छल कपट इत्यादि जितने हैं ये सभी विकार हैं। जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, जो रोग कोई नहीं होता है, वो निषाद है। और निषाद माने कि दो शब्द हमने बताया था कि एक तरफ निर्विकार है और दूसरा अंधकार का दमन करने वाला। तो ऐसी स्थिति में
जो व्यक्ति अंधकार में छुपा हुआ है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो अन्य चीज़ें जो है कि नहीं सीख रहा है, तो वो निषाद नहीं है। वो अपने आप को अगर निषाद कहता है जो नहीं पढ़ रहा है, तो ये मान लीजिए कि वो निषाद नहीं है। अगर निषाद अपने आप को सिद्ध करना है तो पढ़ना पड़ेगा और ज्ञान को जो है कि एकदम सुदृढ़ ज्ञान रखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया शब्द नहीं है मेरे समझ से, इस धरती पर इससे बढ़िया शब्द नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको लिखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। हम चाहेंगे कि और भी सभी साथियों का सुना जाए, और इस पर कोई कंट्राडिक्शन हम चाहेंगे कि, हम समझते हैं कि किसी को कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। ये हमारे अपने विचार हैं। अब सभी लोग अपने अपने विचार रखें, जिसको जो है कि जो जैसा विचार होगा, समाज जैसा आप अपना चाहेगी परिचय भी वैसा रखा दीजिए। जाएगा। जी धन्यवाद सर। आप अपना परिचय भी दीजिए। जी, मेरा परिचय, मैं संजीव कुमार नागर एडवोकेट, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। और चूँकि नागर मैं लास्ट में लिखता हूँ, और नागर से हम परिचित जानते हैं लोग, सभी लोग, और आगे हम इसीलिए निषाद लिखते हैं। बाई कास्ट मल्लाह, सिविल कोर्ट जौनपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आपके निषाद समाज ट्रस्ट का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद नागर साहब, आपने बहुत अच्छा विचार रखा है। और सभी अभी अभी जुड़े हैं, भूपेंद्र जी के साथ साथ और भी लोग जुड़े हैं। मैं सभी को स्वागत करता हूं इस वेबिनार मीटिंग में, और सभी से स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा अगला वक्ता की विचार रखने से पहले अपना परिचय संक्षिप्त दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जैसा कि सूचना में दिया ही गया है कि अपना विचार। अब मैं गत बार GR सिंह जी आए थे बहुत लेट से, वो अपना विचार नहीं रख पाए थे, तो मैं चाहता हूँ इस बार कि GR सिंह को मैं दूं। GR सिंह आप आए और अपना विचार रखें। GR सिंह जी। जी सर। सभी को मेरा नमस्कार सर। मैं जबलपुर से GR सिंह बोल रहा हूँ सर, जहाँ हमारे नाविक साहब रहते हैं, राजा राम नाविक जी, बस उन्हीं का पड़ोसी हूँ मैं। तो मैं अब रिटायर हो गया हूँ, केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल था, लेकिन हमारे नाविक साहब हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, और उन्होंने इसमें रखा है तो इसमें काफी ज्ञान मिलता है मेरे को। तो मैं इसको बड़े ध्यान से अच्छे से सुनता हूँ, लेकिन पिछली बार मैं नहीं सुन पाया था, मेरे घर में कोई एक मेहमान आ गए थे, तो उसके कारण थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया था। लेकिन आज मैं हूँ तो बात करूँगा। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में मैं पढ़ नहीं पाया था अभी मेरे को ध्यान आया। मैं अभी दुबे जी के साथ घूमने गया था, तो वहाँ से आया, अरे मैंने कहा आज मंगलवार है, तो आज नाविक साहब का जो है ये तो मैंने कहा, मैं वैसे बड़े ध्यान से सुनता हूँ, आप लोगों के विचार बहुत मूल्यवान हैं और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, क्योंकि समाज सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है इस संसार में। क्योंकि हम तो आए हैं, लेकिन समाज सुधार बहुत आवश्यक है न? तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और अपने विचार तो ज़्यादा नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि यहाँ सबके विचार सुनने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था सर? मैं बता रहा हूँ जी आज का विषय है जी वर्ष 2025 में जी भारत जी सरकार द्वारा की जी। जाने वाली जनगणना के समय सामाजिक अच्छा। एकता को साबित हाँ। करने का अवसर जी, आज का यही विषय है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। तो इतना बढ़िया टॉपिक है कि बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि अपना देश जो है पूरा जातियों में बटा है, जैसे अभी एडवोकेट साहब ने बताया है। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उसको, कि हम जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ही लिखें, और ढेर सारी जो जातियां, जैसे अभी बताया कि कहीं इधर आता है SC में, कहीं नहीं आता, लोहार का जो बताया बड़ा अच्छा लगा। तो अभी बस यही है कि मेरा भी यही कहना है कि जातियों में जो बटा हुआ समाज है, तो इसको थोड़ा कम करेंगे, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC, तो इसी में कम से कम जातियां हों तो सभी को लाभ मिल पाएगा, क्योंकि कहीं प्रदेश में मिल रहा, कहीं नहीं मिल पा रहा है।
तो ये जो है अभी प्रजापति जी की बात हुई, प्रजापति समाज की है, कहीं नहीं है। तो यही है कि अगर इस तरीके से रहेगा तो पूरे देश में एक जैसा अच्छे है, सभी लोग अच्छे विचारशील व्यक्ति अच्छे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी और सुनूंगा, अभी अच्छे एक से एक अच्छे वक्ता लोग हैं, अभी भूपेंद्र साहब हैं और कई लोग हैं जो अच्छे विचार व्यक्त करते हैं, उनकी सुनना चाहूंगा मैं। अपना ज्यादा कुछ विचार नहीं, इतना ही चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ये भी कुछ और लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे GR सिंह जी जो अपना विचार रखे उसके लिए उनको धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा बंदे प्रसाद जी जुड़े हैं। बंदे प्रसाद जी आप आए और अपना विचार रखें। बंदे प्रसाद जी अपना परिचय के साथ आप अपना विचार रखें। बंदे जी कृपया आए और अपना विचार रखें। शायद वो नहीं है। रमेश जी भी जुड़ गए। रमेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राजीव जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप अपना विचार रखें। राजीव जी, श्रीमान राजीव जी, अगर आप हैं तो कृपया आप अपना विचार रखें। शायद वो नहीं है। विश्वा जी से मैं अनुरोध करूंगा, विश्वा जी कृपया आप अपना विचार रखें। विश्वा जी से निवेदन है, कृपया आप अपना विचार रखें। विश्वा जी, विश्वा जी आप अपना माइक म्यूट करिए और अपना विचार रखिए। सॉरी, आप भी नहीं है। अब मैं चाहूंगा भूपेंद्र जी, आप बुरा ना मानिएगा, आपका बहुत मैंने विचार बहुत गहन और बहुत लंबा अच्छा रखते हैं, इसलिए आपको थोड़ा देर में दूंगा। अभी राजेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करता हूँ कि राजेंद्र जी आप अपना विचार रखिए। धन्यवाद। हाँ जी जी, सुन रहा हूँ आदरणीय। सभी को मेरा धन्यवाद, आभार कि आप सभी जुड़े हैं। मेरा थोड़ा आग्रह ये है आदरणीय कि मैं अपने विचार आभार के साथ में रखूंगा, अभी अन्य साथियों के विचार लें, जिससे कि समय का सदुपयोग हो सके। ठीक है, धन्यवाद आपको। जी राजेंद्र श्रीमान जी, सुनील केवट जी से निवेदन है कि आप अपना विचार रखिए। ठीक है, राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी व्यस्त रहेंगे, थोड़ा सा बताए हैं तो आप रामरेश वर्मा जी हैं, रमेश प्रोफेसर सानी साहब हैं, इन सबको बुला लीजिए। अच्छा, राम नरेश जी सानी जी को थोड़ा बाद में दूंगा। राम नरेश जी से निवेदन करता हूँ कि राम नरेश जी कृपया आप आए और अपना विचार रखें। श्रीमान राम नरेश जी। राम नरेश जी भी नहीं जुड़ रहे हैं। हेलो विश्वा जी, अगर आप हैं माइक चालू करके अपने विचार रखें। हेलो राजेंद्र जी, राम नरेश जी जुड़े हुए हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। अच्छा, हो गए सर। तो हाँ सर, प्रणाम सर। राम नरेश जी आपसे अनुरोध है कि आप अपना माइक चालू करके अपना विचार रखिए।
हो अनम्यूट गया कीजिए। है, चालू हो गया है। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। प्रणाम सर नाविक जी। बहुत दिनों से मैं देखना चाह रहा था जुड़ने के लिए, लेकिन हो गया टाइम ऐसा नहीं मिल पा रहा था। आज देख लिए थोड़ा सा, तो हम सोचे थोड़ा सा विद्वत जनों का भी विचार सुन लिया जाए। बहुत अच्छा लगा हमको। हैं? अब क्या बोले क्या ना बोले। और सब ठीक है सर। ऐसा कह के हम सब आपका अभिवादन करके हम प्रणाम करना चाहते हैं सर। नाविक जी से तो कई एक बार मुलाकात हुई है जबलपुर में, एक आध दो बार सर जी से मेरे यहाँ घर भी आए हैं, कभी कभी बात भी हो जाती है सर। हम यही कहना चाह रहा हूँ सर। ओके सर, फिर किसी दूसरे को वो कर लीजिए। नहीं, मजाक है। अरे अब क्या बताओ, आप लोग बोले तो मजाक है। राजेंद्र जी, वर्मा साहब ने अपनी बात रख दी है। हेलो, धन्यवाद आपको। वो न हुई मैं चाहूंगा राजीव जी अपना कहे से विचार कि वो रखें। सबके प्रभाव पड़ेला। चलिए रमेश जी, मेरा अनुरोध है कि रमेश जी आप अपना विचार रखिए। जी सर, नमस्ते। सभी को नमस्ते। हेलो जी हाँ, बोलिए बोलिए राजीव जी। बोलिए जी राजीव जी, बोलिए। जी मैं बिहार से हूँ, ईस्ट चंपारण जिला से हूँ। आप सबों का जो विचार है बहुत सराहनीय है, और इस विचार का अमल हम लोग करेंगे तो हमारे समुदाय के लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो जनगणना होने जा रहा है जो 2025 में, इसमें हम सभी और भी कुछ कुछ भूली हुई बातों को याद करके और आगे की रणनीति तैयार करके हम लोग शामिल हो। बस इतना ही। हेलो जी बस इतना ही। नहीं आ रही है? जी यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक बार और हम जुड़े हुए थे, लेकिन नेटवर्क के कारण ये जो है अभी ठीक है, पूरी अभी आवाज ठीक है। अभी बोलिए बोलिए, अभी ठीक है। जी जी बोल रहे थे कि जो आप सबों ने जो विचार रखे हैं वह सराहनीय हैं, और 2025 में जो जनगणना होने जा रही है उसमें हम सभी इस विचारों को अमल करके और एकत्रित जो विचार है उस पर विचार विमर्श करके और एक हो करके अच्छी रणनीति बनाए, जिससे हम लोगों को समाज के अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो भी जुड़े और राजनीतिक में हम लोग अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करें। बस इतना ही। धन्यवाद। अब मैं आज के विषय पर विचार रखने के लिए बंदे जी को फिर आमंत्रित करता हूँ। बंदे जी आप आए और अपना विचार रखें। बंदे प्रसाद जी। चलिए, शायद वो नहीं सुन पाए होंगे। आप संजय निषाद जी इनको बुला लीजिए, फिर प्रोफेसर साहब हैं, भूपेंद्र साहब हैं, सबको सुन लीजिए। रमेश जी से निवेदन है कि आप अपना विचार रखिए। रमेश जी, आपको स्वागत है आज का वेबिनार मीटिंग में। आप अपना विचार रखिए। श्री रमेश साहनी जी। धन्यवाद राजेंद्र जी। तो जो विषय है ये बड़ी देश के लिए एक जरूरत भी है। जनगणना, जाति आधारित जनगणना, आधारित जनगणना, यह सब की जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और कुछ इसमें जो है जिसको आप कह लीजिए शोषक वर्ग हैं, जो सब हमेशा रहे हैं शोषक वर्ग, वो हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं और कुछ न कुछ डालते हैं। अब एक हमारे भाई साहब ने कहा था कि जो हम SC इस कैटेगरी से गणना करते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन दिक्कत जो आ रही है ना, अब आप लोगों को शायद बहुत कोई जानते होंगे
खास करके ट्राइबल एरिया के बारे में। एक शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया होता है, गूगल में था ना सर। जैसे हिमाचल में किन्नौर है और उत्तराखंड में जौनसार बावरकुटिया हैं, उनको एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। मतलब वहाँ के ब्राह्मण भी एसटी हैं, वहाँ के एससी तो एससी हैं ही, ओबीसी भी एससी है, सभी कोई है एससी। इसी तरह इनका जो तर्क दिया गया था ये पिछड़ा एरिया है, इस वजह से जो है किया गया था। लेकिन ये था असली मुद्दा था कि जो का जो है हिस्से में सेंधमारी की जो है ना। और मुझे दुख की बात यह है कि उसमें जो भी सरकार थी, ओबीसी की भी सांसद रहे, कांग्रेस हो चाहे जो भी रहे, हमारे लालू प्रसाद यादव भी बाद में आए, उसके मुलायम सिंह यादव भी रहे, जो बड़े बड़े रहे, उन्होंने भी इस पर मामले पे कुछ आवाज नहीं उठाई। अब वहाँ का एसटी फैसिलिटी तो एसटी का लेते हैं, लेकिन जो है हर जगह जो उनको बिठाया जाता है, ब्राह्मण है, एसटी का दर्जा है, तो वो एसटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हो जा रहे हैं। और फिर उस तरह से जो है एसटी का जो है जो भी प्रोग्राम होता है एसटी का तो रखते हैं, लेकिन वो एससी का भी देखते हैं, ओबीसी का भी देखते हैं, कोई कमीशन वगैरह में होती है। तो इस तरह से चीज़ों की डाइल्यूशन जो हो रही है, जनगणना तो है, लेकिन साथ साथ हमें इन सब चीज़ों को भी जानने की ज़रूरत है। जो कुछ एसटी हमें समझ में आ रही है कि यहाँ के हैं, एसटी में खास करके ये। और मैं पंजाब विश्वविद्यालय में रहा हूँ, तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ एससी मूवमेंट जब चलता है, एससी एसटी लेके, तो वहाँ के जो हिमाचल के होते हैं, जितने भी होते हैं, वो जो है सवर्णों का साथ देते हैं, ब्राह्मणों का साथ देते हैं। मतलब भले एसटी की फैसिलिटी ले रही है, तो ये एक बहुत ही जो है ना विडंबना कह लीजिए। और एक जानने की ज़रूरत है कि हम लोग जहाँ भी संगठन बनाते हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो जनगणना तो बात की बात है, ये सारी चीज़ें भी हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँ कि जनगणना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के जनगणना होता है, 1931 में जाइए, 1961 में जाइए, कास्ट आधारित होती थी। जैसे आदिवासियों का एसटी वॉल्यूम में सेंसस का देखिए, तो उसमें कौन सा ट्राइब किस एरिया में कितने की संख्या में, किस ब्लॉक में, गांव लेवल तक डेटा, विलेज सेंसस भी हुआ है। तो इसमें होने में सरकार की जो है, जो सरकार को तो नहीं कह सकते, जो सरकार में जो तत्व हैं, जो शोषक तत्व हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने मलाई खाएं और जो है दूसरे को वंचित रखें, तो इसकी वजह से मैं इसका बड़ा अच्छे उदाहरण देना चाहूँगा कि जब एससी एसटी रिजर्वेशन लागू हो गई बहुत पहले से, ओबीसी का तो आप लोगों को पता होगा कि जब वीपी सिंह ने जब इनको लागू किया तो कितने साल तक हमें अदालत में केस लड़ना पड़ा। लड़ने के बाद क्या हुआ, उसमें क्रीमी लेयर जोड़ दिया गया है। और क्रीमी लेयर में एक बड़े मजे की बात थी, आप उस इनकम के बाद आप क्रीमी लेयर हो जाते हैं और उसी इनकम तक आदमी गरीब रहता है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो भी गरीब है। तो ये कहाँ की मतलब जो है, इस पर जो है कोर्ट कर लीजिए, कुछ कर लिया, और उस आरक्षण को कहिए लागू होने में कितने समय लगे, मुझे लगता नहीं कि 2 दिन लगे होंगे। पार्लियामेंट में साथ हो गया। ओबीसी बिल में क्रीमी लेयर जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि गरीब पढ़ नहीं सकता है, तब तक उस पोस्ट को खाली रखेंगे। रखने का फायदा जो है, आप हमें बहुतों को पता नहीं होगा, मैं जैसे हायर एजुकेशन में हूँ, विश्वविद्यालय में हूँ, तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने के लिए आपको जो है 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए प्रोफेसर का। अब आपको यदि एक एज तक, आप 65 साल रिटायरमेंट एज है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, डायरेक्ट आपकी कोई नई पोस्ट में नहीं होती है, तो आपको 15 साल लग जाएंगे प्रोफेसर बनने में। अब ये समझ लीजिए 15 साल बन जाइए, तो आपको यदि 40 साल तक यदि किसी तरह से रोक लिया गया, मतलब आपकी किसी भी होनहार हैं एससी में या एसटी में या ओबीसी में कोई ना कोई बहाना लगा के, तो उस तरह से उनकी जो फिर बोलेंगे कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आज से 5 साल पहले ये होता था कि विश्वविद्यालय की कुलपति बनाने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। यही बात हुआ प्रोफेसर के लिए, एसटी का एक रिजर्वेशन है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई 5 साल से निकल रहे हैं, भर नहीं रहे हैं, कोई कैंडिडेट भी नहीं आ रहा, क्योंकि जिनको करना था अब वो एलिजिबल नहीं है कि कोई प्रोफेसर होने के लिए 10 साल की सर्विस चाहिए। तो इसीलिए जनगणना की बहुत ही आवश्यकता है।
और दूसरी बात रह गई कि जो कैटेगरी वाइज नहीं, कास्ट वाइज कर सकते हैं हम लोग। उसमें ये कर सकते हैं कि निषाद कश्यप जो कहते हैं उस तरह से सब जो उपजातियों का नाम छोड़ के उसमें करें तो फिर आपकी बात बनती, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह इन्होंने किया है। तो अब बिहार में ही देखिए जनगणना का रिपोर्ट देख लीजिए, तो उस हिसाब से बटे हुए हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है जाति, और आप नहीं भी लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछ के लिखा जा रहा। आप एक बार जो है फॉर्म पर साइन कर रहे हैं, साइन करने के पहले आप देखते भी हैं क्या, नहीं, कोई नहीं। तो ये जागरूकता की जरूरत है। जनगणना से जो ज़्यादा जरूरी है कि हमें जागरूकता फैलानी है, गांव-गांव जाके हम जहां हैं अपने आदमियों को कहें, अपने शिक्षित जो बच्चे भी हैं उनको कहें कि भाई जनगणना का फॉर्म पहले देखो, उसके बाद उस पर दस्तखत करो, जहाँ भी त्रुटि है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। नहीं तो फिर तो आपको उसी तरह से होगी को आपको भले आप ओबीसी कैटेगरी में आप में जनरल टिक मार देगा, कास्ट को कुछ और लिख देगा, वो अपने से तो भर रहे हैं दूसरे को। तो हर जगह जो है आपके लिए मारा मारी है। और कहीं अभी तक देखिए क्या हो रहा है, यदि होता भी है तो उसके बाद जो है इससे जितना हम मेहनत कर रहे हैं कि जनगणना हो, उससे हमें 5 गुना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत की जनगणना सुचारू रूप से और सही तथ्य आए। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रोफेसर रमेश साहनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार रखने के लिए। और जनगणना के समय जो विचार दिए कि फॉर्म देख करके साइन करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। और अब मैं चाहूँगा राजीव कुमार जी से निवेदन है कि कृपया वो अपना विचार रखें। संजय निषाद जी को कर लीजिए। संजय निषाद जी, हैं? संजय निषाद जी को कॉल कर लीजिए। अच्छा, आप कर लीजिए ना, हम नहीं देख पा रहे। कॉल कर लीजिए आप, नाविक जी आप कॉल कर लीजिए। चलिए संजय निषाद जी, आप थोड़ा सा आए, अपनी बात रखें। अच्छा अच्छा, संजय जी आप बाद में जुड़े हैं, धन्यवाद आपको मेरे तरफ से। और आप अपना विचार रखिए अपना परिचय के साथ। हेलो, अपना परिचय देते हुए आप अपना विचार रखिए संजय जी। राजस्व विभाग इकबाल के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी गुरुजनों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि जो आप हमें सुझाव मिल रहे हैं, इसी की बात देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क नहीं है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हेलो, नेट प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर बाद करिएगा। क्या नाविक जी क्या बोल रहे हैं? अब मैं चाहूंगा भूपेंद्र जी से निवेदन करता हूँ। संचालक महोदय हाँ बोलिए। मेरा थोड़ा सा आग्रह है, आदरणीय नाविक जी का ट्रेन से सफर है तो उनके विचार ले लिए जाए, इसके बाद फिर अन्य साथियों के लिए तो बहुत ठीक है, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपका इस सुझाव के लिए। मैसेज डाला है। हाँ, तो जैसा कि भूपेंद्र जी हम लोग का बहुत सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं और उनका सम्मान रखते हुए मैं नाविक जी से निवेदन करता हूँ, नाविक जी आज का विषय पर आप अपना विचार रखें। श्रीमान जी धन्यवाद, धन्यवाद संचालक जी। जैसा कि मैंने मैसेज में डाला था, मुझे 8 के आसपास निकलना है, ट्रेन पकड़नी है, तो मैं 10 निकलने ही वाला था, तो राजेंद्र की जी ने याद दिला दिया। उसी बात आज का जो विषय हमने रखा है, तो विषय के पीछे यही तत्व है या उद्देश्य है कि पिछले कई सालों से हम यानी ओबीसी वर्ग या अन्य वर्ग डिमांड कर रहा है कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। गवर्नमेंट उसको टालती गई और एनी हाउ अब थोड़ा तैयार हुई कि जनवरी 25 में जनगणना करें।
2011 की जनगणना के आंकड़े नहीं सार्वजनिक किए गए, उसके पहले जनगणना सार्वजनिक किए गए। तो जनगणना का महत्व तो आप सभी जानते हैं ना, जब हमारी जनसंख्या या किसी भी पर्टिकुलर वर्ग की जनसंख्या का नहीं पता चलेगा तो एस्टिमेशन कहें या आकलन बना दें या कोई प्लान बनाने कहेंगे, चाहे एसटी की संख्या हो, एससी की संख्या हो या ओबीसी की संख्या हो, तो फिर हम जो इनके वेलफेयर के लिए या इनके कुछ और बजट अलॉट करते हैं वो कहाँ से पाएंगे। फिर ये हो जाता है कि बिना सही संख्या के एक 20 साल या 25 साल पहले की संख्या के आधार पर हम चल रहे हैं, उसमें फिर प्लस माइनस होने के चांसेस रहते हैं। और कई बार जैसे मैं अगर एमपी का उदाहरण दूं तो जब भी कहीं है हमारे एडवोकेट साथियों ने कुछ केस लगाया कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हमारे ओबीसी की कितनी संख्या है, तो बोले नहीं आपके पास तो कोई तथ्य परक या वैज्ञानिक डेटा है ही नहीं, तो कोर्ट भी इसको नकार देता है। तो इस प्रकार की बातें आती हैं जब एक गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं होते, तो सब जगह हमको एक बार से ऐसा जवाब मिलता है जिसमें अगर हम कुछ करना भी चाह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से या पब्लिक सरकार के किसी दूसरी एजेंसी के पास, तो हमारी बात को नकार दिया जाता है। क्योंकि अब सरकार चलिए किसी हालत से तैयार हुई है, लेकिन अभी जो मैंने समझा और पेपर जो देखा, जो न्यूज आई थी, उसमें ये है कि अभी जो समय के अनुसार जो मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये कि सरकार 2 वर्ग बस रखेगी, एसटी एससी और अन्य। अभी ओबीसी का कॉलम शायद जोड़ने को तैयार नहीं है। और जातिगत जनगणना तो एक अलग की बात है, जातिगत जनगणना कराएगी कि नहीं कराएगी, अभी तो वर्ग में ही एसटी एससी और अन्य वर्ग के नाम से कर रही है। तो वहीं का वहीं घूम फिर कर अपनी ही बात पर अड़ी है। पहले जनसंख्या को टालती गई, जनसंख्या को अगर तैयार हुई तो फिर वही अपने 3 ही वर्ग रखेंगे, ओबीसी की गणना नहीं करेंगे। और जातिगत जनगणना पर अभी तो शायद तैयार ही नहीं पा रहे। तो मेरा उद्देश्य था इस मीटिंग को रखने का कि हम पहले बताएं, फिर से जो हमारे साथी मूवमेंट चला रहे हैं उनके साथ जोड़ें। आप भी जानिए बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, उनको साथ दीजिए, तभी शायद कुछ और बात ओबीसी की जनगणना की बात आएगी, फिर उसके बाद शायद जातिगत जनगणना की बात आएगी। और जो प्रोफेसर साहनी साहब ने इंडिकेट किया, बल्कि सतर्क किया कि हमें क्या करना है, तो अभी जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्वे किया जाएगा। अब ये डाउट है कि शायद जो हार्ड कॉपी फॉर्म की नहीं दी जाएगी, जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी उसी में आपसे पूछेंगे कि आप क्या है, उसके बाद सबमिट कर दें। हो सकता है आपका मोबाइल नंबर और ओटीपी आए, उसका पूरा प्रक्रिया भी मुझे नहीं जानकारी, अभी पब्लिश भी नहीं हुई है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम जो अपना डेटा दे रहे हैं वही उसमें लिखा जा रहा है, ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। अब अवेयरनेस की बात आती है कि हमारे जो बहुत से साथी तो अशिक्षित हैं या उस चीज को जान ही नहीं पाते कि मोबाइल में क्या लिख रहे हैं या किसी डिवाइस में क्या लिख रहे हैं, और या किसी ऐसे जल्दबाजी नहीं करेंगे तो हमारे लोगों पर गलत डेटा भी दे सकते हैं। तो इससे हमें सतर्क रहना। सतर्क क्या कहेंगे, जो परिस्थिति है या समय आ रहा है, जो अवसर कह लें, उसको सदुपयोग करें। कि गवर्नमेंट जो चाहेगी, जैसा चाहेगी उसी माध्यम से जनगणना करेगी। हम कहीं बात नहीं कर सकते कि आप हार्ड कॉपी में कीजिए, करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तर्क हमारे पास पेपर्स की वजह, ये सब तर्क देगी। और कलेक्शन भी या संकलन भी बहुत आसान रहेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने। ये तर्क गवर्नमेंट की तरफ से है और वाजिब तर्क भी है, लेकिन बात यही आती है कि हम उसको, जो हमारा डेटा है वो सही डेटा है, उसको इंश्योर करना है, तभी अभी सबमिट करने के लिए बोल। और अगर कुछ उसमें आता है कि आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उस फॉर्म का या आपके साथ दिया गया, तो उसका नंबर नोट कर लें, ताकि अगर कभी सार्वजनिक करने का मौका है तो पूछा जाए कि हमने जो लिखा था वही आपने डाला कि नहीं डाला, या फिर उसका मैसेज अपने मोबाइल नंबर पर ले लें जो साथी। ये हमें थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ेगी। अब बात वही आती है कि हम सामाजिक एकता को कैसे इसको साबित करें। तो अगर सरकार ओबीसी का भी कॉलम उसमें जोड़ देती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जोड़ती तो हमारे सामने बहुत प्रश्न बड़ा है कि हम अन्य में शामिल करके अपने आप क्या साबित करेंगे। अन्य में शामिल होने का मतलब जनरल और ओबीसी सब एक हो गए, जिसकी लड़ाई चल रही है वही की वही ठप हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपने लोगों को बताना भी है, मीटिंग हम लोग भी बताना है, और थोड़ा सा देखें क्या क्या पब्लिश हो रही है कमीशन या क्या नोटिफिकेशन आता है। तो हम ये सतर्क करना है और जागरूक रखना है अपने लोगों को, और कोशिश करें कि अगर हमारे आसपास कोई शिक्षित साथी हैं तो उनके यहाँ जब
तो उनसे संपर्क करके भी आपके जब आए तो हमें बता दिए, हम आ जाए। आप ही जब वो डेटा उसमें भरे तो हम देख सकते हैं, यानी कोई शिक्षित आदमी उसको देख सकते। और ये अवसर तो है, अगर आप मौका मिलता है तो फिर आप जो हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं, हमेशा बात करते हैं ओबीसी इंटैक्ट हो जाए, एसटी इंटैक्ट हो जाए, एससी लोग इंटैक्ट हो जाए। तो अगर हम जब इस तरीके को अपनाएंगे तभी सरकार के साथ सामने हमारे आंकड़े आएंगे और तभी आपकी यानी हमारी बात को मानेगी, अदरवाइज तो नहीं मानेगी। सरकार अपने विचारों पर, कोई भी सरकार रहती दृढ़ रहती है और ये सरकार तो थोड़ा ज्यादा ही दृढ़ है। तो ये सतर्क रहने की जरूरत है और अपने लोगों को अभी से बताने की जरूरत है। इस विषय पर हम कई मीटिंग करेंगे थोड़ा गैप दे देके, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हमारे भविष्य को तय करेगा। बस मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं बस निकलूंगा और मीटिंग में जुड़ा रहूंगा, लेकिन कुछ बोलने की सिचुएशन नहीं रहूंगा। धन्यवाद सभी का। नाविक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छा ही विचार बना रखे हैं और सभी को सतर्क रह करके इस जनगणना में जो डिजिटल होगा उसको बहुत ध्यान से काम करना है, नहीं तो हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं विश्वा जी से निवेदन करूंगा। विश्वा जी बहुत देर से पहले ही आए हुए हैं। विश्वा जी आप आए और अपना विचार रखें। विश्वा जी आप आए और श्रीमती नीलम मैडम जी जुड़ी है, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ आज के मीटिंग में। आपको विश्वा जी के बाद में आपको विचार रखने का मौका दूंगा। धन्यवाद। जय निषाद, जय निषाद। विश्वा जी आप आए और अपना विचार रखें। शायद विश्वा जी नहीं है। विश्वा जी आप अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना विचार रखिए। शायद नहीं है तो मैं माता श्रीमती नीलम मैडम को ही आमंत्रित करता हूँ कि आज के विषय पर आप अपना विचार रखिए। श्रीमती नीलम मैडम जी। श्रीमती नीलम मैडम जी आप आए और अपना विचार रखें। जय निषाद राज। जय निषाद। पढ़ाई हो रही है क्या बच्चों की? तो पढ़ाई मैं भूपेंद्र जी को दे देता हूँ, आप बच्चों को पढ़ा लीजिए, तब तक मैं भूपेंद्र जी को। हेलो, छुट्टी कर दी है, ठीक है। तो अब अपना विचार रखिए। धन्यवाद। आज का विषय बहुत ही सराहनीय विषय है, जो जागरूकता का विषय है और सभी लोगों के भविष्य का एक संकलन संगठन दिखाने का, एकता का दिखाने का अवसर दिखाई दे रहा है, वह विषय है। तो इस विषय को बार बार मीटिंग में रखा जाए, मेरा ऐसा आग्रह है, क्योंकि एक बार करने पर सभी लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। और फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यम से मैं भी इस विषय में जागरूकता फैलाने का प्रयास करूंगी। कुछ अपने समाज के लोग जागरूक हो जाएं। और जिस समय में जनगणना का फॉर्म भरा जाता है, मोबाइल के माध्यम से भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भरेंगे, पर्चे के माध्यम से भरेंगे, तो उसको बहुत समझदारी के साथ देखना है, समझना है, उसके बाद भरना है। जो अधिकारी आते हैं वो अचानक से आते हैं। पहले जनगणना हुई थी तो उसमें हमारा जनगणना में शामिल हुए थे हमारे फैमिली लोग। इस बार भी जो जनगणना होगी तो हम लोग सक्रिय रहेंगे कि जनगणना हो तो हम लोग अपना सारा डेटा दे पाएं और जो हमारे आसपास लोग अपने समाज के लोग रहते हैं और जो समाज के लोग हैं अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं, तो वहाँ सब लोगों को जागरूक करेंगे। ये जनगणना का जो कार्यक्रम हो रहा है
इसको अच्छी तरह से देखें, जो भी फॉर्मेट आए तो उसे अच्छी तरह से भरना है, संभल कर। कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से कई सालों के लिए हो जाता है। 2011 में जनगणना की मुझे ऐसा याद है, उसके बाद ये 2024 है। तो बहुत जागरूकता का प्रतीक है यह विषय, और हम सबको इस विषय पर बार चर्चा करनी होगी। चर्चा होगी तभी जागरूकता आएगी, क्योंकि इस विषय में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। न्यूज़पेपर पर कम लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ के लोग इसमें शिक्षित नहीं हैं। कभी कभार न्यूज़पेपर देखते हैं जब कोई बड़ी खबर हो जाती है, तो इसे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोन कॉल करके, और हमारे जो ग्रुप हैं उनके माध्यम से, और अलग ग्रुप और भी चल रहे हैं सभी लोगों के, जो कि हमारे सामाजिक ग्रुप ही हैं। तो उन सभी में प्रचार प्रसार करके और जनगणना के बारे में बताया जाए और सबको समझाया जाए कि अपन को जो है एकजुटता दिखाते हुए अपना ये भैया हमें दवाइयों दे दिया अनन्या। ओके छोड़ा ले आता यहाँ मम्मी द्वार से अच्छा। सरकार हमेशा ये कह देती है कि आपकी संख्या इतनी कहाँ है, आप लोग बताइए। जब हमारे पास कुछ लिखित में है ही नहीं तो हम क्या बताएं। दवाई लेकिन अब जनगणना में अभी शामिल हो रहे हैं सभी लोग, और लिखित में हो जाएगा तो फिर एक हमारे पास में लिखित में होगा कि हम सबको बता सकेंगे कि हमारे इतने इतने लोग हैं। अब नौकरी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और जो सारी बातें हो रही हैं वो तो सभी लोग देख रहे हैं। नागर के द्वारा इतनी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम में भी शामिल होकर सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि जो नागर के द्वारा मीटिंग की जा रही है संडे को, जो पर्सनल लॉ के विषय में एक छोटा संविधान के रूप में मैं उसे देखती हूँ, तो सभी लोग उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसका भी प्रचार प्रसार हमारा अनुरोध है कि सभी लोग करेंगे, तभी नागर का भी काम आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं अपने समाज में, महिलाएं तो शिक्षित हैं लेकिन अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पाई हैं, और भी लोग हैं जो कि शिक्षित हैं परंतु अपने परिवार से पालन पोषण में, शिक्षा दीक्षा में और बहुत ज्यादा बिजी हैं बहुत से कामों में, तो उसकी वजह से वह लोग भी ज्यादा भाग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यदि प्रचार प्रसार किया जाएगा तो नागर के पर्सनल लॉ का भी काम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा, और इस मीटिंग में जो जनगणना के विषय में बताया गया है इसे भी बार बार यदि प्रचार प्रसार किया जाएगा तो काफी लोग एक्टिव हो जाएंगे और हम अपनी जनसंख्या सरकार को दिखा पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के दिन ही नहीं, मैं रोज इस समय के मतलब 6 बजे, शाम को 6 बजे से बहुत बिजी रहती हूँ। डॉग को घुमाने जाती हूँ और गाय को चारा भूसा खिलाने जाती हूँ। वहाँ से लौट के आती हूँ तो बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसके बाद खाना पीना घर का पकाना होता है। तो ये मेरा सारा समय बहुत बिजी रहता है, तो कभी कभी मीटिंग अटेंड नहीं हो पाती है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय निषाद। नीलम मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बंदे जी अगर है तो बंदे जी कृपया आए और आप अपना विचार रखें। श्रीमान बंदे जी। एक ए से कौन है? बंदे जी नहीं है। अब मैं भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान भूपेंद्र जी, नहीं, आज का विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप अपना विचार भी महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। आपको आमंत्रण करता हूँ कि आप आए और अपना विचार रखें। हाँ हुआ। कार्मिक सभी विद्वान दोस्तों को मेरा नमस्कार। विषय सचमुच में जीवंत है और हमें उसे जीवंत बनाने के लिए कुछ बातें करना है। वो बातें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएं
कि चाहे वो भारत सरकार हो चाहे स्टेट्स की गवर्नमेंट, सबके कान में पड़नी चाहिए। तो यहाँ एक शब्द आया है जनगणना। हम जनगणना की बात तो करते हैं, अंग्रेज भी जनगणना ही शुरू किया था। 1872 में उनको देश में एक हुकूमत चलानी थी, तो इसके लिए उन्होंने जनगणना कराया और वो लगातार कराते रहे। उससे उनको शासन प्रशासन चलाने में सुविधा हुई, इसलिए उन्होंने जनगणना कराया। लेकिन हम जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, हम जातीय जनगणना की बात करते हैं। हमारी डिमांड है जनगणना तो हो, मगर वो जातीय जनगणना हो। 1947 के बाद जनगणना नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए थी। मैं बहुत आश्चर्य में हूँ, हमारा सब्जेक्ट जो रखा गया है वो जनगणना का है, जबकि हमारी डिमांड जातीय जनगणना की है। और एक चीज और मैं आपको साफ बता दूं कि जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो उसमें देश के सबसे बड़े सबसे बड़े जो वकील थे, ननी पालकीवाला, बम्बई के रहने वाले, बॉम्बे के, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े, उस जमाने के सबसे बड़े वकील थे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर जो रिट दाखिल हुई थी आरक्षण के विरोध में, उस पर उन्होंने बहस किया था। नानी पालकीवाला ने हमारे खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ, मंडल के खिलाफ। उसमें पहली बहस उनकी ये थी कि ये किस आधार पर ये मंडल कमीशन आरक्षण लागू किया गया है, जबकि जनगणना के हिसाब से 1931 में इसको अथराइज किया गया था। एक अथॉरिटी के तहत ये जनगणना हुई थी 1931 की। तो 1931 के बाद जो भी आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, किसकी नहीं बढ़ी, कैसे इन्होंने कह दिया कि वो बैकवर्ड इतने हैं और शेड्यूल कास्ट इतने हैं, एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं। ये उसका आर्गुमेंट था हमारे खिलाफ, हमारे मंडल कमीशन के खिलाफ, हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ, कि नानी पालकी वाले का ये आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा उसने ये कहा कि होमो हार्मोनियस नहीं है, ये मतलब ये एक रूप नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये जो जनगणना हुई है, जो जनगणना हुई है, जिसके आधार 1931 के आधार ये आरक्षण लागू हुआ है, वो अपने आप में ही कंफ्यूज है। इसलिए इस आरक्षण को रोका जाए और इसे डिसमिस किया जाए और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसे घोषित किया जाए। ये उसका आर्गुमेंट था देश के सबसे बड़े वकील नानी पालकी वाले का, जिसने किताब लिखा है वी द पीपुल। दूसरी चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जनगणना की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूँ। वो एजेंडा मेरा है और इसी एजेंडे पर मैं आपको ले जाऊँगा। उसके पहले कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें, लीगल चीज़ें, और इसके बाद उनके जो परिणाम होने वाले हैं उनके बारे में बताऊँगा। हमारे प्रोफेसर रमेश साहनी जी ने इसकी तरफ भी संकेत किया, हम बंद रखे रहेगा। बड़ी गंभीरता से उन्होंने इस बात को कहा था, वो मेरे दिमाग में बात है। हमारा नाम भाई तो कुल चीज वाला मित्रों, चाहत नाम जातीय जनगणना की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन लिखा था, रिडिल्स इन हिंदुइज्म। वो एक किताब का नाम है, उन्होंने एक किताब लिखा है रिडिल्स इन हिंदुइज्म, इंग्लिश में है। उसकी एक लाइन ही मैं पकड़ पाया था और आज तक मैं पकड़े हूँ, वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
जो हमारी जातीय जनगणना का आधार होगा, जो हमारे रिजर्वेशन का आधार है, जो हमारी गरीबी, गुर्बत, लाचारी और इस देश की सवर्ण व्यवस्था के खिलाफ बैठती है, वो लाइन है, एक लाइन। तो जिनका माइक खुला है माइक बंद करके रखिए। मैं आपको ये बता रहा था कि एक लाइन उन्होंने रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक किताब में लिखा है, इंग्लिश में है, मैं उसका अर्थ बता दे रहा हूँ। एक लाइन का है, मेरिट इज डिसाइडेड बाय पेडिग्री। प्रोफेसर साहब बताएंगे, वो जानते हैं, क्योंकि हमको लगा कि वो सोशियोलॉजी से ही प्रोफेसर है। मेरिट इज डिसाइडेड बाय पेडिग्री नॉट बाय डिग्री। ये सेंटेंस है उस किताब में, एक जगह मैंने प्राप्त किया उसको, और मेरे दिमाग में बात घुस गई, मैंने उसको नोट भी कर लिया था। ये 10 साल पहले की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में या इस देश में जो योग्यता मापी जाती है वो जन्म के आधार पर मापी जाती है, डिग्री के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर नहीं। योग्यता का पैमाना जाति होती है, ये उन्होंने इस सेंटेंस में लिखा है, और इस सेंटेंस का बहुत बड़ा अर्थ है। अब मैं आता हूं उसी बात पर, जाति और क्लास। क्लास प्रोफेसर साहब सुन रहे होंगे, वो बताएंगे, बाद के बहसों में भी वो ले आएंगे। हमसे बहुत अच्छा वो जानते होंगे, क्योंकि लगता है कि प्रोफेसर साहब सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जो हमारी जानकारी हमको ऐसा लग रहा था। बहरहाल वो बताएंगे। तो मैं ये कह रहा था, क्लास और कास्ट। तो कास्ट को तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्लासिफाइड कर दिया और ये बता दिया कि इस देश की कास्ट सिस्टम क्या है और योग्यता क्या है, जिसके आधार पर हमें कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती है। और क्लास क्या होता है? क्लास वो बहुत बड़ा वर्ग होता है जो जाति ना कहिए, उनकी उस इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए एक बड़े समूह को जो सेम पोजीशन में रहते हैं उनको कहा जाता है वर्ग, उनको कहा जाता है क्लास। क्लास और कास्ट में यही अंतर है कि क्लास जो है बाई वर्ग पैदा होते हैं और कास्ट जो होती है वो बाई बर्थ पैदा होती है, पैदाइशी होती है। अगर कास्ट बाई बर्थ है तो निश्चित रूप से बाई बर्थ हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? बाई बर्थ अगर वो काबिल हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना पढ़े लिखे, अगर वो काबिल हैं, इसलिए कि उनकी काबिलियत उनकी जात के आधार पर तय की जा रही है, उनकी मेरिट उस पर डिसाइड की जा रही है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम सर्व संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। और SC ST का कोई आदमी, OBC का कोई आदमी, मसलन निषाद बिरादरी है, विश्वकर्मा बिरादरी है, पाल बिरादरी है, गाहे बगाहे अहीर भी हैं, मल्लाह हैं, मछुआरे हैं, ये कितने भी काबिल हैं, डिग्री पढ़े लिखे हुए, लेकिन ये वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए कि उनकी जात निम्न है, ये घोषित है। तो अगर ये जात के आधार पर सारी चीज बटी हुई है तो जनगणना किस बात के लिए? अगर जातीय जनगणना नहीं करते हैं तो उस जनगणना का क्या अर्थ निकलेगा और उससे क्या डिसाइड होगा? जब ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि बाई पेडिग्री मतलब जन्मजात लोग काबिल हैं और उन्हीं काबिल लोगों को सारी चीजें मिलनी चाहिए, इसलिए 90% यहाँ की संपदा, धन,
नौकरी पेशा बिजनेस सब 90%, 10% लोगों के पास चला गया, इसलिए कि वो जन्मजात बड़ी जात के हैं, नॉट बाई वर्क, ना कर्म के द्वारा नहीं, जन्म के द्वारा वो अपने को साबित किए हुए हैं कि हम बड़े हैं और हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था नोटबंदी भी इसीलिए की गई कि जो छोटी छोटी वर्ग जातियां जो थोड़ा बहुत कमा खा ले रही थी, उनके भी पैसे को बैन कर दिया गया, वो भी अब कमाने की खाने के काबिल नहीं रह गए और वो छीन लिया गया। मैं कह रहा था क्लास और कास्ट की बात। कास्ट के आधार पर अगर आपने सारी चीज डिसाइड कर दिया तो निश्चित रूप से हम कास्ट के आधार पर सारी चीज मांगेंगे, हमारी डिमांड कास्ट के आधार पर होगी। आपको आश्चर्य होगा मित्रों, उस जमाने में हम लोग बहस करते थे, मंडल के जमाने में इनका जवाब देते थे जब ये मेरिट की बात उठाते थे, तो हम लोग ये कहते थे कि अगर आप जाति को बुरा कहते हैं, जात के आधार पर आरक्षण नहीं मानते हैं रिजर्वेशन, तो आपकी सेना वो जन सेना है क्या, जनता की सेना है क्या? सेना भी जात के आधार पर रेजिमेंट्स में बनी हुई है, 31 रेजिमेंट हैं और जात के आधार पर रेजिमेंट बना हुआ है। तो अगर सेना हमारी जात के आधार पर है, अगर सेना हमारी जात के आधार पर रेजिमेंट्स बनाए हुए है, तो जात के आधार पर हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? जात के आधार पर आप सारी चीज कर ले रहे हैं, सारी जगह कब्जा कर ले रहे हैं, हमें रिजर्वेशन आपको प्रोटेक्शन, जात का आधार लेकर के आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो और हमको कह रहे हैं कि आप उस काबिल नहीं हो क्योंकि आप इस जात के हो, और आप उसी जात के आधार पर सब कुछ आप लूट ले रहे हैं, डाका डाल दे रहे हैं देश के अंदर। तो मैं दो चीजें बताना चाह रहा था, एक तो ये कि क्लास में अंतर समझ लीजिए और कास्ट में अंतर समझ लीजिए। और कास्ट अगर जान गए आप कि कास्ट क्या चीज है, खास करके इस देश के अंदर, तो निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि कोई भी बात हो वो कास्ट के आधार पर हो। क्यों? यहाँ पर 90% आदमी जो गरीबी रेखा में है, जिसके पास ना बिजनेस है, ना अच्छी नौकरियां हैं, ना खेती कायदे से है, ना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कायदे से है, 90% लोगों, और किस आधार पर? जात के आधार पर। 55 करोड़ 60 करोड़ लोग ओबीसी के, 25 करोड़ करीब SC ST के, करीब 90 करोड़ लोग गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, बेरोजगारी में हैं, महंगाई से उनकी कमर टूट गई है, खेती किसानी उनकी चौपट हो गई है, 90% लोग। तो जनगणना में क्या आप रखेंगे? जनगणना में ये रखेंगे कि इस देश की आबादी इतनी है, इस जिले की आबादी इतनी है, इस प्रदेश की आबादी इतनी है। क्या करेंगे उसको आप करके? ये तो कहीं भी हो सकता है कि भारत की आबादी आपकी आवाज बंद हो गई। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रमेश जी आवाज सुन पा रहे हैं क्या भूपेंद्र जी? तब तक किसी और को बुला लीजिए। हाँ, आवाज नहीं मिल रही है। हाँ, तब तक किसी और को बुला लीजिए, आवाज आ जाएगी, फिर आ जाएंगे, उनको फिर अवसर दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा, जब तक आवाज नहीं आ रही है भूपेंद्र जी का, अभी अभी जुड़े हैं RD सिंह जी। RD सिंह जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप आए और आज का विषय पर अपना विचार रखें। RD सिंह जी। हम आ गए हैं।
हम आप आ आ गए गए हैं। हैं, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद डायरेक्टर सिंह जी। भूपेंद्र जी को बोलने दीजिए, धन्यवाद, बोलिए। तो मैं दो चीजें रख रहा था कि अगर जात के आधार पर सेना बनी है, रेजिमेंट्स बने हैं, तो जात के आधार पर सारी चीज होनी चाहिए। जात के आधार पर अगर गरीबी है इस देश में, तो जात की जनगणना होनी चाहिए। अगर जात किस की तरफ ले चल रहा है। कार्ल मार्क्स दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट और क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। ये वर्ग है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दलित और पिछड़ों एक हो। जो उन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो, ये क्लास था, एक वर्किंग क्लास है। डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बताया कि यहाँ तो कास्ट ही क्लास है, और जब कास्ट ही क्लास है तो कास्ट के आधार पर सारी चीज डिसाइड होनी चाहिए, और आगे भी कास्ट के आधार पर ही डिसाइड होना है। तो जनगणना कहने से केवल बात नहीं बनती है, हमें जातीय जनगणना की बात करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इनके इतनी चालें हैं, इतनी चालें ये पैदा कर दे रहे हैं लोगों के बीच में, कि जब ये पार्लियामेंट में हारने लगे तो पार्लियामेंट के माध्यम से इन्होंने कहा महिला आरक्षण आना चाहिए। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। बड़ा खूबसूरत शब्द है और बड़ी खूबसूरती से प्रसारित अब भी किया जाता है। हमने कहा नहीं, महिला आरक्षण तो होना चाहिए, मगर दलितों पिछड़ों की महिलाओं को उसमें कोटा फिक्स करो। तब हमारे लालू प्रसाद यादव का पैजामा खींच लिया जाता है। यही ममता बनर्जी ने खींचा था, मैंने पार्लियामेंट में देखा था अपनी आंख से। शरद यादव का कुर्ता फाड़ दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। रामविलास पासवान को अनाप शनाप कहा जाता है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड उनके खिलाफ यूज किए जाते हैं। उस जमाने की मैं पार्लियामेंट की कार्यवाही में लगातार देखता था, ये हालात थे। और उनके खिलाफ भी प्रचारित किया जाता था कि महिला विरोधी हैं ये सब। आज भी मुलायम सिंह का नाम ले लीजिए, एक तबका कहने के लिए तैयार हो जाता है कि अरे ये तो महिला विरोधी हैं। लालू प्रसाद जी का नाम ले लीजिए, कहेंगे महिला विरोधी है। रामविलास पासवान जी का नाम ले रहे, वो महिला विरोधी थे। इस तरह शरद यादव जी जो लगातार पार्लियामेंट में लड़ते रहे ये सब, और ये कहे कि बरकटी और परकटी का शासन हमें नहीं चाहिए, हमें आम महिलाओं का शासन होना चाहिए, वो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। अगर आप महिला आरक्षण लागू करते हैं तो दलितों और पिछड़ों की महिलाओं का कोटा फिक्स करो, तब महिला आरक्षण बिल पास करेंगे, तब हम उसमें सपोर्ट करेंगे। आज तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया गया। वजह है कि जैसे आज कहा जा रहा है, और सुनिए 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, जानबूझकर टाला गया। इस नाम पर चुनाव हो गए, कोई कोरोना नहीं, कोई कोविड का प्रकोप नहीं, लेकिन जनगणना खत्म कर दी गई थी। 3 साल के बाद 21 में होनी थी, आज 24 हो रहा है। 4 साल के बाद 2025 में ये जनगणना करेंगे। फिर हमारा वही मामला बनता है कि हम इस चीज की डिमांड करें कि जातीय जनगणना होगी, वरना हम आपके उस प्रोफार्मा को फाड़ डालेंगे, जैसे हमने पार्लियामेंट में फाड़ा था महिला बिल को। उसी तरह से हम आपके पूरे देश के अंदर एक मुहिम चला करके आपको उस प्रोफार्मा को फाड़ डालेंगे, जिसमें केवल जनगणना लिखा रहेगा। अगर आपने जातीय जनगणना नहीं किया तो, और जातीय जनगणना का कॉलम अगर आपने नहीं बनाया, उसको बेस नहीं बनाया, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे खिलाफ जाएगा, हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ जाएगा, हमारे वर्किंग क्लास के खिलाफ जाएगा, हमारे दलित के खिलाफ जाएगा, हमारे ओबीसी के खिलाफ जाएगा, डाउन ट्रॉडन के खिलाफ जाएगा, किसान के खिलाफ जाएगा, आदिवासियों के खिलाफ जाएगा, वनवासियों के खिलाफ जाएगा। मतलब जो जहां वहीं पड़े रहेंगे उनको वहीं क्रश कर दिया जाएगा। और गिनती क्या हो जाएगी? गिनती हो
देश 1.5 लोगों का है। हम कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ। जाति ही यहाँ की क्लास है, कास्ट ही यहाँ का क्लास है। इसको ये साबित हो चुका है। डॉक्टर अम्बेडकर ने वही एक लाइन बता रहा हूँ कि जब उन्होंने ये बताया कि मेरिट इज डिसाइडेड बाय पेडिग्री, जन्मजात, नॉट बाय डिग्री। पढ़ लिख चाहे जितना लें आप। बाबू जगजीवन राम आते हैं बनारस में, मूर्ति पर से धो दिया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री थे। अब आप कल्पना करिए, राष्ट्रपति जाती है। भूपेंद्र जी जरा एक मिनट, संचालक महोदय, एक इनका ये माइक चालू है, माइक बंद करवाएं। भूपेंद्र जी को सुनने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हैंड रेज किए हैं आर से, माइक बंद करें। जी भूपेंद्र जी कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति पर माला चढ़ाया बाबू जगजीवन राम ने, तो उनकी मूर्ति को धोया गया, गंगा जल से धोया गया, पवित्र किया गया। दूर मत जाइए। अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के पहले जब चीफ मिनिस्टर बना योगी, तो जिस आवास में, चीफ मिनिस्टर आवास में, रेजिडेंस में अखिलेश यादव रहते थे, निवास करते थे चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उस बंगले को भी गंगा जल से धुलवाया गया। अब ये लेटेस्ट मुश्किल से 7 साल हुआ, 8 साल। तो जब जात के आधार पर आप पवित्र हैं, जात के आधार पर आप अछूत हैं, जात के आधार पर आप गरीब हैं, जात के आधार पर आप अमीर हैं, तो जनगणना किस बात के लिए? जनगणना इसलिए कि जब तक वो जातीय जनगणना ना हो तब तक ये सब फ्रॉड है, साजिश है। और हमें जनगणना की बात ना कह के हमको जातीय जनगणना की बात कहनी चाहिए। तीसरी चीज, भारत में एक बड़े लीडर, बहुत प्रिय, लोकप्रिय और सोशल जस्टिस के बहुत बड़े प्रणेता भी साबित हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इतना बड़ा आदमी जर्मनी से पढ़ करके आए थे, सोशल साइंटिस्ट थे। पार्लियामेंट में जिसमें बोलते थे जवाहरलाल नेहरू की बोलती बंद हो जाती थी। उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा ये था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, धन और धरती बंट के रहेगी, देश की जनता चुप न रहेगी। ये उस महान आदमी का नारा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गलत थे जिन्होंने कहा पिछड़ों को 100 में 60% मिलना चाहिए। वो केवल रिजर्वेशन नौकरियों में नहीं, पूरे देश की संपदा का 60% उस आदमी को मिलना चाहिए जो इस देश का ओबीसी है। आप जनगणना कर लीजिए, जातीय जनगणना करिए। जातीय जनगणना वही क्लास है। भारत की जनता क्लास में नहीं रहती, भारत की जनता कास्ट में रहती है। कास्ट में उठती है, कास्ट में बैठती है, कास्ट में जीती है, कास्ट में चलती है, कास्ट में अपना सब कुछ करती है। तो आप कास्ट सेंसस ना करके आप केवल जनगणना करेंगे, ये 90 करोड़ लोगों को आप मूर्ख बनाने चलेंगे 5 किलो अनाज दे करके? ये नहीं चलेगा। ये हमें युद्ध स्तर पर 2025 तक इतने बड़े आंदोलन के रूप में इसे कर लेना पड़ेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों के कान खड़े हो जाएं और मजबूर हो जाएं। और हमारे जो 138 पार्लियामेंटेरियन सांसद आज भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी हैं 138 और 133 एससी और एसटी मिलाकर है और 29 या 30 करीब मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग।
आप जो कल्पना आया करिए देखा गवर्नमेंट सीआर किसकी है। सीआर प्रचंड बहुमत की गवर्नमेंट है ओबीसी SC ST की, माइनॉरिटी की। कानून किसका लागू हो रहा है? आप कह नहीं सकते उनसे, या ये पार्लियामेंट्रियन जो 138 हैं, ये कह नहीं सकते कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। SC ST की 133 हैं, ये कह नहीं सकते जातीय जनगणना होनी चाहिए। उनका मुंह तब तक बंद रहेगा जब तक ये जनता उठ करके सड़क पर नहीं आएगी। जब उनको एहसास हो जाएगा कि जनता हमें को उखाड़ के फेंक देगी, तब हमारी बात पार्लियामेंट में रखेंगे। इसलिए हमें इसको आंदोलन के रूप में ले जाना है और सड़क तक ले जाना है, और सड़क से वो संसद तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जनगणना मामूली चीज नहीं है। ये जब तक मुकम्मल नहीं होती जाती जनगणना, निश्चित रूप से अभी प्रोफेसर साहनी ने हम लोगों को बताया था कि नॉट अवेलेबल प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज ड्यू टू देयर डिग्रीज। कोई डिग्री नहीं उनके पास, डिग्री अवेलेबल नहीं हो पा रही है। रिसर्च करने वाले कराने वाले वही लोग हैं। अपने बच्चों को JRF, हमारी एक भतीजी थी, JRF क्वालिफाई करने के बाद 3 साल तक वो भटकती रही इसी BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। उसको किसी प्रोफेसर ने अपने अंडर PhD नहीं करने दिया। दोबारा उसने JRF क्वालिफाई किया। अब जा करके अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर ने वहाँ जा करके उसको मिली जगह, वहाँ आप PhD कर रही है। जब हमारे बच्चे PhD नहीं कर पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे, तो प्रोफेसर कैसे बनेंगे? और वो हालात इतना ज़्यादा बुरी हो गई है कि कुछ 10 सालों तक, जिसमें हमको लगता है कि प्रोफेसर साहब भी रहे होंगे, कुछ लोग PhD कर लिए, JNU जा करके, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा करके, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जहाँ काबिल बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को रख करके उनसे PhD कराई जाती थी, उनको डिग्री दी जाती थी, वहीं प्रोफेसर हो पाए, लेक्चरर हो पाए बड़े। और वाइस चांसलर का तो छोड़ दीजिए, वाइस चांसलर तो वही प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस तरह से बनते हैं। तो शुरू से लेकर के टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं। हर चीज तो आप जात के आधार पर बंटा हुआ है। हर चीज में आप प्रोफेसरशिप से लेकर लेक्चररशिप से लेकर के हर चीज वहाँ। डॉक्टरी में नीट कर दिया, मेडिकल में नीट कर दिया, नीट करके हमारे OBC SC को हमेशा के लिए छांट दिया, खत्म कर दिया। तमाम सारी चीजें हैं। तो ये जो जनगणना होने जा रही है, इसमें जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। अगर ये शब्द नहीं आया हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में, तो निश्चित रूप से OBC का, SC का, ST का 90% या 95 करोड़ जनता का अंधकार भविष्य में होने जा रहा है। तीसरी चीज मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनगणना की बात और जातीय जनगणना की बात हम लोगों के बीच में जब ले जाएंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो भारत सरकार प्रोफार्मा बनाएगी, उसके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठानी पड़ेगी कि इस प्रोफार्मा में नाम हो, जाति का नाम हो, ये कॉलम बने, नाम, जाति, आर्थिक स्रोत, खेत, खलिहान, और इसके बाद घर कच्चा है पक्का, नंबर 3 रोजगार, सर्विस है कि नहीं, नंबर 5 इस रूप में कि आज उसके बाद कितनी जमीन है। ये 8 कॉलम कम से कम होने चाहिए। 8 कॉलम देने के बाद तब आपके समझ में आएगा कि कितने लोग, किस बिरादरी के, किस जात के लोग कहाँ हैं, शिक्षा में किस स्तर पर हैं, कि इकोनॉमिकल कितना, आर्थिक रूप से किस स्तर पर हैं, उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास घर कितने हैं कि नहीं। ये सब सुविधाओं को एक आंकड़े के साथ और प्रोफार्मा के साथ
इनको सार्वजनिक रूप से करना पड़ेगा। अभी हमारे आर नाभिक साहब कह के गए हैं, उनका ये कहना था कि ये सब डिजिटल कराएंगे। डिजिटल कराने का मतलब यही है कि वो अपने ढंग से एक डिवाइस ले आएंगे और कुछ पूछेंगे भी नहीं, एक जगह बैठ करके वो सब फीड कर देंगे और इसके बाद वो कर देंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना, उसके आंकड़े और एक प्रोफार्मा वो सार्वजनिक होनी चाहिए। इंडिया के स्तर पर पार्लियामेंट में उसकी डिमांड होनी चाहिए, हमारे पार्लियामेंट्रियन के द्वारा, हमारे सांसदों के द्वारा, स्टेट से भी जाएं, एमएलए, एमपी, मंत्री सब लोग इसकी आवाज उठाएंगे कि कम से कम जो जनगणना का प्रोफार्मा हो उसमें कम से कम 8 कॉलम ये होने चाहिए, वो सार्वजनिक करो। आप डिजिटल बना करके चोरी छिपे कोई आंकड़ा अगर पेश करते हैं तो हम उसका सड़कों पर विरोध करेंगे। ये हमारे लोगों के द्वारा सड़क पर जा करके जब आवाज उठाई जाएगी तब ये सुनेंगे, नहीं तो ये अंग्रेजों की तरह हर चीज अपने के लिए, अपने शासन सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपनी हैकड़ी, अपनी जमींदारी और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सारे उपाय कर डालेंगे। अभी तो इनके हाथ में ईवीएम आया है, आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइज कर देंगे, डिजिटल करेंगे। ईवीएम क्या है? एटीएम पर एक दिन विषय रखा जाएगा, एटीएम पर एक दिन चर्चा की जाएगी विशेष रूप से। जीत हम रहे हैं, हराया हमको जा रहा है, पब्लिक वोट हमको दे रही है, जिताया किसी को जा रहा है। तो हमारा मतलब ये है कि डिजिटलाइजेशन करिए, मगर उसको सबको दिखाइए कि ये कॉलम है, इस कॉलम में ये भरा जाएगा। और वो गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, जिले के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, स्टेट से फिर नेशनल लेवल पर ये आंकड़े पहुंचने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह यहाँ बैठ करके सारी चीज बना दी। एक गांव में कितनी जातियां हैं, उस जात की क्या क्या पोजीशन है, उस जात के पास कितनी जमीन है, नौकरी किसके पास है, किसके पास नहीं, बिजनेस क्या करते हैं, आर्थिक स्रोत क्या है, बच्चे कितने हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने लिखते हैं, उनके खर्चे क्या हैं, उनके स्रोत क्या है आर्थिक। अगर आपने नहीं दर्शाया, जनगणना करते रहिए, हमारा क्या मतलब निकलेगा? हम तो गए काम से, और आप हजारों साल का जो आपका सिस्टम है वो कायम हो जाएगा, और कायम होता चला जा रहा है। मैं आपको बताया कि सेना में जो रेजिमेंट में बने हुए जात के आधार पर है, तो जात के आधार पर जनगणना क्यों नहीं? जब भी हम कहते हैं आरक्षण लागू हो तो कहते हैं आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। जब ये कहते हैं महिला आरक्षण होना चाहिए तो मैंने कहा कि भाई आरक्षण लागू करो, हम कहाँ विरोध करते हैं महिलाओं को, मगर हमारी SC ST OBC की महिलाओं का कोटा फिक्स करो। कोई भी ये कदम उठाएंगे, अगर SC ST OBC की बात ये नहीं करते हैं, स्पेसिफिक कोटा नहीं फिक्स करते हैं, स्पेसिफिक बात नहीं ले आते हैं, तो इनकी हर उस बात को हम फ्रॉड समझते हैं और नेशनल लेवल का फ्रॉड समझते हैं। जो ये घोषित करते हैं सब झूठे वादे हैं और सब झूठे आंकड़े ये पेश करेंगे, और झूठा आंकड़ा पेश करके हमारे हर हालात को वो दमित कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, जमींदोज कर देंगे, और उनका हजारों साल का जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था मित्रों कि ईमानदार होना भी पड़ेगा। हमारा लीडर अगर ईमानदार नहीं होगा, मैंने एक दिन कहा था कि गांधी लंगोटी पहन के निकल गए, और डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते लिखते उनके 3-4 बच्चे इंस्पायर कर गए, जिंदगी भर लड़े। डॉक्टर लोहिया जिस समय 100 में पावे पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा दे रहे थे, देश को बदलने का, सामाजिक न्याय का एक परिवर्तन की धारा बदल रहे थे, उस आदमी के पास मरते समय उनकी जेब में 75 पैसे थे, 75 रुपया कुछ आया था, मैंने पढ़ा था। उनकी जेब में पैसे नहीं थे। कोई भी नहीं बता सकता कि डॉक्टर लोहिया का मकान कहाँ बना हुआ, देश के किसी कोने में, किसी शहर में। इसी तरीके से दुनिया के जो क्रांतिकारी हुए, परिवर्तनकारी हुए हैं। मैं एक अखबार पढ़ रहा था, बड़ा अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस। उस अखबार में फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा के राष्ट्रपति जिन्होंने क्रांति किया था, अमेरिका के खिलाफ लड़ा था, उनका घर यहाँ का पत्रकार गया
क्यूबा, और क्यूबा में लोगों से पूछा कि भाई फिडेल कास्ट्रो साहब का मकान कहाँ है, वो ढूंढता रह गया क्यूबा में, मकान नहीं मिला। क्यों? क्रांतिकारी थे, जनता के लिए लड़े, जनता के लिए सब कुछ किए, उनका घर कहाँ से? तो उनका घर पूरा उनका देश था। लोगों ने जवाब दिया फिडेल कास्ट्रो का देश नहीं, ये उनका पूरा घर है। इसी तरीके से बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया और बड़े बड़े लोगों के संघर्ष रहे। आज भी संघर्ष जारी है। इंडिया बिहार के अंदर भूराबाल साहब करो, आज हालात देखिए। 120 की केस, जिन्होंने 21 लोगों के खिलाफ खुद FIR लिखाया, उसी आदमी को फंसा करके जेलों में बरसों सड़ा डाला और उस आदमी के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ आज तक साजिशें हो रही हैं। तो ये होगा, इनके हाथ में आप चाबी दे दिए हैं ना सत्ता की और पूरे देश की संपदा की, ये आपको निर्धन कर डालेंगे, देश को खंडहर कर डालेंगे और इनकी महल बने रहेंगे और आप उसी खड्ड में, उसी जंगल में, उसी पहाड़ में, उसी नदी के किनारे झोपड़ी में रह सकते हैं। नहीं तो भी अब उजाड़ने की पूरी इनकी तैयारी हो रही है। इन्हीं बातों के साथ मेरा ये कहना है कि भैया जनगणना नहीं, जातीय जनगणना और अपनी अगर हम पूछे तो फिर कभी हमारा उपहार करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए जातीय जनगणना की बात हमें करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आरडी साहनी को, आप साहब को मैं बहुत सुनना चाहता हूँ। आज उनकी मुस्कुराहट के साथ उनकी बात को मैं सुनूंगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। आपने बहुत विस्तार से इस विषय को लोगों के बीच रखे और समय बहुत काफी हो चला है। अब मैं पूनम जी बहुत देर से आई हुई है, मातृशक्ति को मैं चाहूँगा 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपना विचार रखें, क्योंकि समय बहुत काफी हो गया है। श्रीमती पूनम जी, पूनम जी से निवेदन है कि कृपया आप आएं और अपना 2 से 3 मिनट में अपना विचार रखें। पूनम जी, आप सभी को काफी दिनों के बाद ही मैं मीटिंग ज्वाइन कर पाई हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था सर, इसलिए मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो अभी सरकार हुई है बहुत अच्छी तरह से मुझे रखा गया, बहुत अहम रखा गया है। इससे जागरूकता आएगी और लोगों को ये पता चलेगा जो चीजें अपन को अभी तक जानकारी नहीं मिलता, तो वो चीज की जानकारी मुझे मिली है आप लोगों से। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए 2-4 शब्द बोल के ही मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहती हूँ। हेलो, आपकी बात समाप्त हो गई? जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आरडी सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपने विचार रखें। आरडी सिंह जी। मंच पर, वेबिनार मंच पर उपस्थित सभी साथियों, मेरा हार्दिक अभिनंदन है, सबों को नमस्कार है। मैं रविंदर जी से एक अनुरोध करूंगा कि आरडी साहब के लिए कोई समय सीमा ना करें, वो अपने आप को कंसाइज करेंगे। समय सीमा इन लोगों के लिए, प्रोफेसर साहब के लिए, इन लोगों के लिए समय सीमा तय करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम लोग इन लोगों को सुनना चाहते हैं, इन लोगों को। वैसे ये लोग खुद कंसाइज करके बोलते हैं। हमारी बात अलग है कि मैं बहुत ज्यादा बह जाता हूँ, लेकिन इन लोगों को हम सुनेंगे। थैंक यू। चलिए, कोई बात नहीं है, समय थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैं चाहा कि मैंने ठीक है। धन्यवाद आरडी सिंह जी, आप अपना विचार रखिए। मेरा प्रयास होगा बहुत कम समय में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैंने भूपेंद्र सर का पूरा बात सुना और इन्होंने जो जनगणना पर जो ये गागर में सागर भरने का काम किया है, वाकई काबिले तारीफ है और मैं इनको पुनः अभिनंदन करता हूँ। इनके विचार को भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ऐसे हमारे बीच में विभूति लोग हैं, इतनी बारीकी से, इतनी जो है गहराई से
हर बिंदु का विश्लेषण कर मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत गौरव की बात है। आज का जो विषय है सिंपल है कि जब जातीय गणना प्रारंभ हो, जनगणना प्रारंभ हो, तो खास करके मैं अपनी जात की बात करता हूँ। मेरा जात अवेयर रहे, जो जागरूक है वो अधिक से अधिक संख्या उपस्थिति देकर अपना नाम दर्ज कराए, क्योंकि बहुत सारा जगह में देखा गया है कि लोग कॉन्शियस ही नहीं है। दूसरे जातों के तरह हम लोगों का जात जागरूक नहीं है कि वो जाके तत्परता से अपना नाम दर्ज कराए। वो जो उल्लिखित कलम है उसमें सही इंफॉर्मेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो हमारे मंच में चाहे जो हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग इसमें है, वो एक निगरानी बॉडी के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करे कि हम अपने लोगों का निश्चित रूप से जो कॉलम के अनुसार जो गणना की जो प्रक्रिया अपनाने की बात चल रही है उसमें हम सही से भरे। भूपेंद्र सर का स्वाभाविक चिंता है। इन्होंने जो बात कहा है बहुत ऊंचे उम्दे किस्म का है। ये सबों के आम आदमी की समझ के बाहर की बात है। इन्होंने गंभीरता से लिया कि 90% आदमियों को केवल जो है सो चावल और गेहूं पर जिंदा रखा जा रहा है और बाकी जितनी जो है सो संपत्तियां, जितने भी शिक्षा दीक्षा, जितना स्वास्थ्य सब कटल कर दिया गया है। तो ये समझने का चीज़ है। और हमारे ही व्यक्ति जिन्हें इनके पास आंकड़ा है, जैसा कि बताया SC ST का 133 MP है, OBC का 136 है। ऐसे मिलकर वास्तविक रूप से शासक तो यही कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और दबेपन होने के कारण और पिछड़ापन होने के कारण ये पिछलग्गू हैं। ये किसी बात को, अपना पक्ष को अपना बहुत मजबूती से सांसद में नहीं रख पाते हैं और वो भेड़ की तरह है। भेड़ है आगे चलता है और सारे भेड़ जो है मुरी गुछाकर नीचे करके चले जाते हैं, चाहे वो कुआं में गिर रहा है कि कहीं जंगल में जा रहा है, इसकी परवाह नहीं करते। तो हमारी ऑलमोस्ट सारे सांसदों का यही जो सो मन स्थिति है, वो दल में हो या बाहर हो, वो कोई अपना जो है विल पावर नहीं है। जिसको विल पावर था उसको सरकार ने बहुत बुरी तरह से फंसाने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। जो आपकी आवाज़ बनने का जो काम किया गया था उसको सबके सामने है, कहने की बात नहीं है। बहुत सारी एजेंसियां पीछे लगाई जाती है। तो ये सारा चीज़ है, समस्या है। इस पर हमारा सांसद से लेके और वो मुखिया तक इस पर संघर्ष करने की आवश्यकता है, इस पर बल देने की बात है। मुख्य बिंदु हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि समाज में हमारा 3 ही कास्ट है। एक ब्राह्मण है, दूसरा है क्षत्रिय है और तीसरा है शूद्र है। जिसने भूपेंद्र साहब ने बताया कि हमारे जितने जो SC ST OBC ये सारे लोग शूद्र हैं। तो शूद्र का दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि विरोध का। तो ब्राह्मण का मतलब है कि जलिया नहीं तो ब्राह्मण नहीं, जाल नहीं जानता हो, फंसाना नहीं जानता हो, वो समझिए ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण जो थोड़ा अब समय के अनुसार परिवर्तित हो गया है, तो वो थोड़ा उसका मेंटलिटी में चेंजिंग है। लेकिन मास ब्राह्मण है वो जलिया है। वो आप उसके पास 6 अस्त्र है, ब्राह्मण के पास 6 अस्त्र है। जन्म बच्चा लेगा तो जन्म संस्कार वो कराएगा। जब आप जो है सो 13 साल की अवस्था प्राप्त करेंगे तो नयन संस्कार आपका नया मुहूर्त कोई निकालते वही कराएंगे। तो बहुत आसान चीज नहीं है। इसको झकझोरने के लिए, इस ब्राह्मण ब्रेन को तोड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। जैसा कि पूर्व में भी इस मंच पर शिक्षा पर बहुत बल देने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जलिया नहीं तो ब्राह्मण नहीं, 6 अस्त्र में हम आप कटेंगे ही। भूपेंद्र सर जैसा क्या गुण व्यक्तित्व का इस मंच पर है। भूपेंद्र सर हो सकता है कि विरोध करते हो, लेकिन इनके इर्द गिर्द जितने सगे संबंधी चौहे भाई भतीजे सारे लोग ब्राह्मणों के पुजारी हैं। बिना जो है सो ब्राह्मण आए वो शुद्ध नहीं होगा और वो कर्मकांड जो है सो सही नहीं होगा। ऐसा कि प्रचलन है हमारे समाज में। यदि कोई उसके चाल को पकड़ता है तो आप ही के समाज के, आप ही के परिवार के व्यक्ति डिमोरलाइज करने के लिए बैठा हुआ, तो भाई आपको कटने से ऊपर उठना होगा। ब्राह्मण ब्रेन को जो है सो कटना होगा, जाल से निकलना होगा, उसकी बुद्धि विवेक से बाहर होना पड़ेगा। तब हमारी जो अवेयरनेस डेवलप होगा और हम अपने मुकाम पर जाएंगे। अब दूसरा चीज़ है
जलिया नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और दूसरा चीज हमने कहा कि जलिया नहीं तो ब्राह्मण नहीं, और एक और क्या कहा था, ध्यान उतर गया है। अब भय नहीं तो शूद्र नहीं। क्षत्रिय। हाँ, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का जो है परिभाषा है वो शासक जो है सो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, तो उसने क्या किया कि शक्ति का संग्रह किया, और शक्ति का संग्रह करके ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो पंडित जी को खुद पांव पूजने लगा। तो ऑटोमेटिक है जितने शूद्र हैं, तो वो शूद्र जो है सो कि पीछे पीछे उस क्षत्रिय के बहकावे में और वो आके उनका जो है सो अनुयायी बन गया। और आप अपना जो है सो कि मैदा का जो है सो चिन्नी का पुआ बनाइए, और मलभोग जो है सो पंडित जी ले जाए और आपको खिलाएंगे। वो केला और दूध और आटा का चूरन का माला भोग सारे जो सो बांट दीजिए, क्योंकि वो राजनीतिक है। क्योंकि अच्छा चीज खाइएगा तो आपका ब्रेन जो है सो कि वो तेज होगा, फास्ट होगा। और आपके यहाँ जो है सो कि सब चूरन खाने वाला, आटा का चूरन खाने वाला है। तो जलिया नहीं तो ब्राह्मण नहीं, अहंकार नहीं तो क्षत्रिय नहीं। तो आपने देखा होगा अगल बगल में उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ही व्यवस्था है कि ठाकुरों की एक टोली होती है, आज भी वहाँ शासक वर्ग है वो, और ठाकुराई जो है सो चलता है। कोई भी जो है सो कि ओबीसी चाहे SC ST चाहे जो भी माइनॉरिटी का आदमी है, उसका वर्चस्व को दमन करने का प्रयास करता है, उसको गिराने का काम करता है। जैसा कि प्रायः हमने जो सो कि पत्र के माध्यम से, चाहे आपके राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से या सामाजिक के वार्तालाप के क्रम मुझे ज्ञात होते रहता है। तो अहंकार जो है सो क्षत्रिय में आज भी डेवलप है। वो धनहीन रहेगा फिर भी वो अहंकार से ही पूरे लोगों को जो एक कर लेगा और उसके शासन में चले जाएंगे। अब भय नहीं तो शूद्र नहीं। इधर जो 84% जो व्यक्ति है वो भय दिया हुआ है। अब कितनों IAS IPS और इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन शासन में जब आप आएंगे तो आपको कलेजा में डर बन जाएगा। आप मंत्री हैं लेकिन आप डरते हैं कि भाई ऊपर से निगरानी है, हमको इतना ही टारगेट किया हुआ है कि ये आदमी को रखिए, लेकिन भूपेंद्र जी जैसा आदमी को सलाहकार मत रखिए। वो वहाँ रहेंगे जो है डोल्ट रहेंगे, और वो डोल्ट जो है सो उसके अनुकूल काम करेंगे। RD साहनी जैसा आदमी वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि चालाकी उसका जान जाएंगे। तो इस तरह का दबाने का जो प्रक्रिया है, जो हमारे समाज में जो उत्पीड़न का जो व्यवस्था है, वो हमेशा सदैव काम रहेगा। उसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष की जरूरत है, लड़ाई की जरूरत है, और तब हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और भूपेंद्र सर ने तो इतना गहराई से, इतना माइनॉरिटी से, इतना बारीकी से ये जनगणना के बारे में, कास्ट सेंसस के बारे में बताया है कि हम तो बहुत इनकी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि भाई इस तरह का जो हमारे पथ प्रदर्शक और ज्ञानी आदमी इस मंच पर इस तरह का वार्ता करे, तो निश्चित रूप से इसका हमारे समाज को लाभ होगा। और लाभ जब मिलेगा तो हम अवेयर होंगे, अपने कास्ट को डेवलप करेंगे, अगल बगल को डेवलप करेंगे, और तब डेवलप करेंगे। तो आज हमारा भी यही स्थिति है कि हम एक व्यक्ति यदि डेवलप कर गए तो नीचे को भूल जाते हैं। वहाँ हम अपने कास्ट को बताने में डर लगता है। कोई पूछता है कि आर यू फिशरमैन? नो, आई एम ऑल्सो अदर्स। चूँकि टाइटल बताने में लोगों को भय लगता है, लेकिन जिसकी कलेजा में ताकत है वो कहेगा कि मैं मछुआ हूँ, मैं मछुआ हूँ, मैं निषाद हूँ, मैं केवट हूँ, मैं जो है सो बिंद हूँ, तुरी हूँ। ये कहने में उसकी जो ताकत जब निकलता है तो अगला को एक संदेश के रूप में जाता है कि ये अपग्रेड हो गया है, अब जो है डिग्रेड नहीं है, ये अपग्रेड हो गया है, अब फाइट कर रहा है, इसकी आवाज़ बुलंद हो गई है और ये हमारा अधिकार लेके हमसे छीन के रहेगा। तो ऐसा हम लोग एक मंच बनाए और ऐसा हम सोचें और ऐसा कर्म करें ताकि आपका जो खोया हुआ स्थान है बहुत दिनों से वह आपको प्राप्त हो, आपको उच्च स्थान मिले। और जैसा कि अभी ने भूपेंद्र सर ने बताया कि बेटी या भतीजी PhD पढ़ाई का अंतिम पड़ाव है, वो जान गया कि ये जो है सो कि कमज़ोर मछुआ का जो है सो कि समुदाय की है, इसको यदि हम डेवलप करेंगे तो ये बढ़ जाएगा आगे, और बढ़ जाएगा तो भाई हमारा जो है सो चाल को समझ जाएगा। तो बहुत सारा यूनिवर्सिटियों में सब जगह जो है सो कि जातीयता है,
और जाति के चलते इनको बढ़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन वो लड़की इतनी तेज थी कि पुनः जेआरएफ की और वो अपने मुकाम हासिल करने में कामयाब हुई। तो इस तरह का जो मनोबल होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अभी एक लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर है आपके हजारीबाग में थे, डॉक्टर कमला प्रसाद, और वो भूगोल का ये थे शिक्षक। तो मैं उनके यहाँ प्रायः जाया करता था, बैठता था हम उनके अगल बगल। उन्होंने पीएचडी के लिए इनरोल्ड, उसके यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर के लड़के लड़कियाँ हुआ करते थे। भूगोल का उसको ABCD का ज्ञान नहीं है, पीजी तो छोड़ के दूर की बात है, उसको 6-7 तक की बात याद नहीं है। तो जब वो चला जाता था हम डिस्कस करते थे, कमला बाबू कैसे पीएचडी करेगा हो, ये कैसे, कौन ऐसा आप जो है सो कि इसका गाइड है कि इतना डोल्ट स्टूडेंट आपके पास है। अरे आप नहीं समझते हैं ना, ये सब प्रोफेसर के बेटा बेटी है। ये केवल जो है सो कि कोरम पूरा कर रही है और सब थेसिस जो है सो आर्टिफिशियल होगा। हम कहीं से जुगाड़ दे देंगे, बना देगा, अवॉर्डेड हो जाएगा सर, और वो पीएचडी का डिग्री लेके कहीं ना कहीं प्रोफेसर में हो जाएगा। और आपका बच्चा बहुत ही तेज है, बहुत ही है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी स्पेशलाइज्ड हो गया और उसको लोग जो वेटेज दे के इंटरव्यू में पास करा देगा। और आपके बच्चे को रिटन टेस्ट दीजिए, ओरल दीजिए और वो सारा दीजिए, तो इधर आपका नंबर आप गेन करेंगे तब ना आप उसको जो है उसको डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मैक्सिमम नंबर दे के पास। इसीलिए प्रोफेसर के बेटा प्रोफेसर होता है, क्योंकि कितनों डोल्ट कितनों थी पढ़ने में, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का जो है सब प्रोफेसर टाई अप है एक दूसरे से, वो लिंकअप है, जहाँ कॉपी गया वो फोन चला गया, अरे मेरा बेटा का है। तो इस तरह का जो है सबकी कुव्यवस्था है। तो इस कुव्यवस्था को तोड़ने के लिए भाई तो बुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, और तब हम अपने आप को जहाँ मुकाम चाहते हैं वो टाइम टेकिंग है। और एक दिन निश्चित भूपेंद्र सर जैसा आपके पथ प्रदर्शक और ज्ञानी व्यक्ति आपको सुझाव देने वाले इस मंच पर उपस्थित होंगे, तो निश्चित रूप से आप उसके चाल को पकड़ेंगे और आप एक दिन समृद्ध होगे, और समृद्ध होगे तो उसका समृद्धि दिखेगा और उसका जो है आपका लाभ मिलेगा। तो मैं, चूँकि टाइम भी मुझे निश्चित किया गया है और बोलने के लिए तो बहुत चीज़ है, बहुत बिंदु है, लेकिन मैं अपना वाणी विराम देता हूँ और भूपेंद्र सर को पुनः नमन करता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है मंच पर हमेशा बना रहे। और फिर सारे निषाद भाइयों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, और इसी तरह अपना जो है सो कि वक्तव्य से लाभ पहुँचाते रहें और एक दूसरे को लाभान्वित करते रहें और एक दूसरे को जो है सो कि सहयोग करते रहें। ये एक बहुत बड़ा जो है सो कदम है और इसका मैं समर्थक हूँ। मैं भी ऑफिस से आया हूँ, इसलिए विलम्ब से जुटा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पुनः एक बार सबों को अभिवादन करते हुए वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद RD साहनी जी को। समय बहुत काफी हो चुका है जी, और जी, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं बंदे जी। मैं एक बार बंदे जी को आमंत्रण करता हूँ कि अगर है तो 2 मिनट में अपना विचार रखें, और अब हमारी मीटिंग में समापन की ओर जा रही है। बंदे जी। बंदे जी शायद नहीं है, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सुधाकर निषाद जी, अगर आप हैं तो आप अपना विचार रखें, बहुत संक्षिप्त में 2 से 3 मिनट में अपना विचार रखिए। सुधाकर जी कृपया आए और अपना विचार रखें। श्रीमान सुधाकर जी, शायद सुधाकर जी भी नहीं है, तो अब इस मीटिंग का समापन करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा विचार रखना चाहता हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम वर्ष 2025 का जनगणना चूक जाते हैं तो हम लोग लगभग 10 वर्ष पीछे चले जाएंगे, यानी कि 10 वर्ष बैक हम लोग हो जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को जनगणना के समय बहुत सावधानी से काम करना होगा और अपनी जाति को दर्ज जरूर से जरूर कराना है।
और जाति जैसे हम लोग निषाद लोग मैंने बहुत से कुड़ियों में लोग बांट के रखे हैं। तो हम लोग जैसा कि मैं एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया लेवल की अखिल भारतीय निषाद कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति, और मैं बंगाल का दायित्व मुझे मिला हुआ है। तो वहाँ पे रमेश साहनी जी भी उसमें है और उसमें बात चल रही है, या तो आप मैंने नाम के अंत में कश्यप या निषाद कुछ ऐसा शब्द लगाएं ताकि हम लोग एक हो जाए। कोई निषाद के जगह में वर्मा ऐसा मैंने लोग सरनेम हमारे हैं कि हम लोग अपने लोगों को पहचान ही नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा जो विचार है, या तो अपने नाम के अंत में कश्यप या तो निषाद अवश्य लिखें। इससे क्या होगा कि हम लोग एकजुटता नजर आएगी। यही बोल के मैं अपना विचार को समाप्त करता हूँ। और जितने भी लोग जुड़े हैं आज के इस मीटिंग में, मैं सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की मीटिंग यही समाप्त करता हूँ। जय निषाद।